आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो है जगत प्रोटिस्टा के एग्जांपल, जैसे अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, फिर देखते हैं अगला जगत फंजाई, किंगडम फंगी। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है अधिकांश जो कवक तंतुमय होते हैं ये तंतुओं का जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। जैसे आप जो साइड में डायग्राम है वो देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, इसमें पत्ते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, एक कवक है। अपने घरों में भी कवक ऐसी देखे होंगे, जैसे मशरूम हो गया। तो इस प्रकार के जो है ना छोटे छोटे पौधे ही हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे, कवक के अंतर्गत आएंगे। इस जगत के जीव एकोशिकीय एवं बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। तीसरा है इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। मतलब क्या हो गया, इनकी जो कोशिकाओं हैं उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसी कारण क्या है, जो सेकंड पॉइंट है उसमें स्वपोषी नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, विषमपोषी बस होते हैं लिखा है ना। तो किस कारण से विषमपोषी हो गए, इनकी जो कोशिकाएं हैं उसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए देख रहेंगे जो म्यूकर है, यीस्ट है, मशरूम, राइजोपस, ठीक है, ये सब क्या है, पेनिसिलियम, ये सब किसके उदाहरण हैं, जगत फंजाई के उदाहरण हैं। ठीक है, ये स्लाइड में आप देख रहे होंगे ये सब किसके उदाहरण हैं, फंजाई के उदाहरण हैं। अब देखते हैं जगत प्लांटी, पादप जगत। ठीक है, तो पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय और क्या होंगे, वह यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिससे ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, अर्थात ये क्या होंगे, स्वपोषी होंगे। तीसरा पॉइंट है इनमें सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण है स्पायरोगायरा, फ्यूनेरिया, फर्न, साइकस, खजूर, नीम, धान, है ना। आसपास जितने भी आप पेड़ पौधे देख पा रहे होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, पादप जगत के अंतर्गत आएंगे। जैसे स्लाइड में देख लेंगे नीम, नारियल, नागफनी, फर्न, ये सब किसके उदाहरण हैं, पादप जगत के उदाहरण हैं। तो जो पादप जगत है उसको भी दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है, अपुष्पी पौधे और पुष्पी पौधे। ठीक है, जो क्या होगा, जिनमें फूल खिलेंगे, फूल आएंगे, वो क्या होगा, पुष्पी पौधे होंगे, और जिनमें फूल नहीं खिलेंगे वो क्या होंगे, अपुष्पी पौधे। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे पुष्पी पौधों के वर्गीकरण के बारे में, है ना। तो जो पुष्पी पौधे हैं उनको भी हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, बीज आवरण रहित और बीज आवरण सहित। तो जो बीज आवरण रहित है उसमें क्या आएगा, उसको क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, उसका उदाहरण है साइकस। उसी प्रकार से बीज आवरण सहित वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाते हैं। तो इनको भी दो भागों में विभक्त किया जा सकते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म को दो भाग में विभक्त किया जा सकते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ठीक है, तो जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, इसमें क्या है, इसमें तो पहला तो बीज का आवरण रहता है, और दूसरा जब इसको अगर बीज को बीज से फाड़ो, है ना, तो अंदर में क्या मिलेगा आपको, दो बीज मिलेंगे और छोटा छोटा, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, द्विबीजपत्री कहा जाता है। उसी प्रकार से एक बीजपत्री को क्या हुआ, गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, ये सब क्या हुआ, एक बीजपत्री। तो जो द्विबीजपत्री है उसमें क्या होंगे, इसमें मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें क्या होंगी, मूसला जड़ें होंगी, जबकि एक बीजपत्री में क्या होगा, झकड़ा जड़ें होंगी, मतलब झाड़ीदार टाइप का। ठीक है, पत्तियों में क्या होगा, जालिकावत सिरा विन्यास होगा, जबकि इसमें क्या होगा, पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास, जालिकावत होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, समांतर। फिर देखते हैं जगत एनिमेलिया, जंतु जगत के बारे में। तो पहला पॉइंट है इस जगत के जीव क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक होंगे एवं विषमपोषी होंगे। ठीक है, विषमपोषी होंगे अर्थात इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, और बहुकोशिकीय होंगे, मतलब
विभिन्न जो क्रियाकलाप है वो अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा संपादित होंगे। दूसरा पॉइंट है इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता, इसी कारण ऊपर विषम पोषी दिया हुआ है, इसमें स्वपोषी नहीं होते। ठीक है, हरित लवक नहीं है तो ये क्या होंगे, स्वपोषी नहीं होंगे। चौथा है इन जीवों में पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है, इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, जैसे तितली में रस चूसने की नली, मनुष्य में मुंह, पक्षियों में चोंच आदि। पांचवा पॉइंट है अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं शेर, मैना, मछली, मनुष्य, हाइडा, फीता कृमि, केचुआ, घोंघा, बिच्छू, सितारा मछली आदि। आप अपने स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं को देख पा रहे होंगे, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एनिमेलिया का एग्जाम्पल है ना, जगत एनिमेलिया का। आप देखते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो जंतु को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होगी और दूसरा है जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होगी, जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, मच्छर हो गए, घोंघा, चींटी, फीता कृमि। इन सब में क्या होगा, जो रीढ़ की हड्डी है वो अनुपस्थित रहती है। और देखते हैं रीढ़ की हड्डी जिनमें उपस्थित होती है उनमें क्या होगा, उनको भी दो भागों में विभक्त किया जाएगा, त्वचा पर बाल और त्वचा पर बाल नहीं। ठीक है, तो त्वचा पर बाल होगा उनमें आएगा स्तनधारी, जैसे मनुष्य, शेर, बिल्ली, गाय, चमगादड़। और जिनमें त्वचा पर बाल नहीं पाए जाएंगे उनमें कौन कौन से होंगे, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी वर्ग। तो इन सबको भी दो भागों में विभक्त किया जाता है, शरीर पर पंख, शरीर पर पंख नहीं। ठीक है, तो शरीर पर पंख किसके होगा, पक्षियों में होगा, तो मैना, तोता, कौवा, मुर्गा इस अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और जो शरीर पर पंख नहीं इसमें क्या होगा, इसको भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, त्वचा जो नमी युक्त होगा और त्वचा क्या होगा, नमी का अभाव होगा, है ना, नमी युक्त त्वचा का अभाव होगा। तो सरीसृप वर्ग इसी में आते हैं। ठीक है, नमी युक्त त्वचा का अभाव वर्ग में क्या आएंगे, सरीसृप वर्ग आएंगे, और त्वचा जो नमी युक्त होगा उसमें क्या आएंगे, मत्स्य और उभयचर। तो शरीर पर सल्क और शरीर पर सल्क नहीं, तो जो मत्स्य वर्ग हैं उनका क्या होगा, शरीर पर सल्क होगा और उभयचर के शरीर में सल्क नहीं होगा, जैसे रोहू, कतला, ये क्या है, मछलियों का है ना, और उभयचर मेढक हो गया, टोड हो गया। इस प्रकार से हमने विभिन्न वर्गीकरणों को देखा। अब देखते हैं नामकरण। ठीक है, तो देखते हैं नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसकी प्रक्रिया क्या है। किसी भी जीव का वर्गीकरण में स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना नामकरण कहलाता है। लिनियस ने जीवों के ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की जिसे सारे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए। ठीक है, इन नाम को उन्होंने वैज्ञानिक नाम कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, द्विनाम पद्धति कहा जाता है। अब देखते हैं द्विनाम पद्धति में नामकरण कैसे किया जाता है। तो प्रत्येक जीव के नाम में पहला जो शब्द है वो क्या होगा, वंश होगा, और दूसरा शब्द जाति का होता है। जीव के वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर छोटे लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में देख रहे होंगे मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेना टिग्रीना। ठीक है, तो इसका जो पहला है वो क्या हुआ, वंश हुआ पहला शब्द, और दूसरा शब्द हुआ जाति, मतलब वंश हुआ रेना और दूसरा शब्द क्या है, टिग्रीना, तो ये उसका जाति हुआ। तो इसमें लिखा है जीव के वंश का नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर छोटे लिखे जाते हैं। ठीक है, जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। तो रेना टिग्रीना में जो रेना लिखा है उसमें क्या है, आर बड़ा है, बाकी का अक्षर छोटा है, और जो टिग्रीना लिखा है वो सभी छोटे अक्षरों में लिखा गया है। उसी प्रकार से वंश एवं जाति के नाम को तिरछा अक्षरों में लिखा जाता है। इसमें क्या है, इनको थोड़ा तिरछा अक्षरों में लिखा जाता है।
यदि ये नाम सीधे अक्षरों में लिखे जाते हैं तो उनके नीचे एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, इसमें तो तिरछा लिखा जाता है। अगर सीधे सीधे लिखा जाता है, रेना टिग्रीना जो लिखा है वो देख रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा। अगर उसको सीधा सीधा लिखा जाता तो उसको क्या है, उसके अंदर एक नीचे एक लाइन खींचा जाता है ना, अंडरलाइन किया जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मेढक का हो गया रेना टिग्रीना, वैसे शेर को क्या, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो। ठीक है, गौरैया का है पैसर डोमेस्टिक्स, और मनुष्य का है होमो सेपियंस। तो इस प्रकार से हमने आज पहला चैप्टर कंप्लीट किया।